इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ा तो जाता है पर समझा नहीं जाता। कुछ लोग उन्हें सिर्फ एक घटना से जोड़ देते हैं, कुछ लोग सिर्फ एक कविता से। पर सच यह है कि राम प्रसाद बिस्मिल ना तो केवल एक कवि थे, ना ही केवल एक क्रांतिकारी। वह विचार थे, वह संघर्ष थे, और वह उस भारत की आत्मा थे जो अंग्रेजी शासन को केवल सत्ता नहीं, अपमान मानती थी। आज का यह अध्याय किसी हथियार की गर्जना से नहीं, बल्कि विचार की गूंज से शुरू होता है। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म एक सामान्य भारतीय परिवार में हुआ। उनका परिवेश ना तो अत्यधिक राजनीतिक था, ना ही क्रांति से भरा हुआ, परंतु कुछ आत्माएं परिस्थितियों से नहीं, संवेदनाओं से बनती हैं। बाल्यावस्था से ही उन्होंने अपने चारों ओर अन्याय को देखा। वह देखते थे कि कैसे एक विदेशी सत्ता भारतीयों को दोयम दर्जे का नागरिक मानती है, कैसे भारतीय श्रमिक अपने ही देश में अपमानित होते हैं, और कैसे भय को व्यवस्था का हथियार बना दिया गया है। यह सब उनके मन में प्रश्नों का जन्म कर रहा था, और जहां प्रश्न जन्म लेते हैं वहां चुप्पी अधीर देखकर नहीं टिकती। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि क्रांतिकारी बनने के लिए हथियार उठाना पहला कदम होता है, पर राम प्रसाद बिस्मिल के लिए पहला हथियार था कलम। वह पढ़ते थे, लिखते थे, और सबसे महत्वपूर्ण, वह सोचते थे। उनकी कविताएं केवल शब्द नहीं थी, वह युवाओं के भीतर एक प्रश्न छोड़ देती थी। क्या गुलामी भाग्य है, या हम उसे स्वीकार कर रहे हैं? उनकी लेखनी में क्रोध नहीं था, अंधी हिंसा नहीं थी, उसमें था आत्मसम्मान, आत्मचेतना और स्वतंत्रता की स्पष्ट परिभाषा। वह यह समझ चुके थे, यदि जनता के मन को स्वतंत्र नहीं किया गया तो राजनीतिक स्वतंत्रता केवल नाम की होगी। रामप्रसाद बिस्मिल क्रांति को रोमांच नहीं मानते थे। उनके लिए क्रांति एक मजबूरी थी, जो तब आती है जब न्याय के सभी द्वार बंद कर दिए जाएं। उन्होंने कभी अकारण हिंसा का समर्थन नहीं किया। उनका मानना था कि हिंसा अंतिम विकल्प हो सकती है, परंतु उद्देश्य सदैव न्याय और स्वाभिमान होना चाहिए। इसी विचारधारा ने उन्हें अन्य युवाओं से जोड़ा। धीरे धीरे एक वैचारिक समूह बना। यह समूह न केवल स्वतंत्रता की बात करता था, बल्कि स्वतंत्रता के बाद भारत कैसा होगा इस पर भी सोचता था। रामप्रसाद बिस्मिल के लिए अंग्रेजी शासन केवल विदेशी सत्ता नहीं था, वह एक ऐसी व्यवस्था थी जो भारतीयों को उनकी ही भूमि पर अपना भविष्य तय करने से रोक रही थी। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से समझ लिया था कि केवल याचिकाओं से सत्ता नहीं बदलती, केवल सभाओं से व्यवस्था नहीं हिलती, और केवल भावनाओं से साम्राज्य नहीं टूटते। इसलिए उन्होंने तैयारी को चुना, धैर्य को चुना, और सबसे कठिन मार्ग को चुना। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो शब्दों से दुनिया बदलना चाहता है, उसे यह स्वीकार करना पड़े कि शब्द अब पर्याप्त नहीं है। यह स्वीकार करना सबसे कठिन होता है। राम प्रसाद बिस्मिल इस धुंध से गुजरे, और जब उन्होंने देखा कि अंग्रेजी सत्ता हर शांत प्रयास को कमजोरी समझती है, तब उन्होंने विचार और कर्म को एक साथ चलाने का निर्णय लिया। यहीं से उनका जीवन एक नए मोड़ पर पहुंचा। अब वह केवल कवि नहीं थे, अब वह केवल लेखक नहीं थे, अब वह क्रांति की तैयारी का हिस्सा बन चुके थे। एक ऐसी योजना बनने वाली थी जो अंग्रेजी शासन को यह संदेश देगी कि भारत अब केवल सहने वाला नहीं रहा। वह योजना इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जानी गई। पर उस निर्णय की कीमत कितनी भारी होगी, यह तब किसी को ज्ञात नहीं था। अब प्रश्न यह है, वह योजना क्या थी, किस उद्देश्य से उसे अंजाम दिया गया, और क्या रामप्रसाद बिस्मिल उसके परिणामों से अनभिज्ञ थे? रामप्रसाद बिस्मिल सिर्फ लिखने वाले इंसान नहीं थे। वो समझ चुके थे कि अगर साम्राज्य शब्द नहीं सुनता
तो उसे झटका महसूस करवाना पड़ता है। इस स्टेज पर उनके सामने एक सच था। ब्रिटिश गवर्नमेंट से पावर की लैंग्वेज समझती थी। पिटीशंस इग्नोर होती थी, प्रोटेस्ट लाठीचार्ज, पोइट्री पुलिस सर्विलेंस। इसलिए उन्होंने यह माना कि रेवोल्यूशन प्लानिंग के बिना नहीं होती, और यहीं से शुरू होता है एक डिसिप्लिन्ड, कैलकुलेटेड और डेंजरस फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर गलत समझी जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथी किसी मूवी के हीरो जैसे नहीं थे जो गुस्से में गन उठा ले। वो बैठते थे, डिस्कस करते थे, सोचते थे। उनका क्लियर ऑब्जेक्टिव था। पैसा कहाँ से आएगा, वेपन्स कैसे मिलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी, ब्रिटिश को मैसेज कैसे जाएगा। उनका मानना था आज़ादी के लिए सिर्फ जज्बा नहीं, डिसिप्लिन भी चाहिए। 1925 के आसपास ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक चीज़ पर भरोसा करना शुरू कर दिया था। इंडियन रेवोल्यूशनरीज कमज़ोर हो चुके हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथी ये डिसाइड कर चुके थे कि अगर सिस्टम पैसा हमसे लूट रहा है तो हम सिस्टम का पैसा छीनेंगे। लेकिन ध्यान रखो, ये पर्सनल लूट नहीं थी, ये रॉबरी नहीं थी, ये पॉलिटिकल एक्शन था। टारगेट था ब्रिटिश ट्रेजरी का पैसा जो इंडियन रेल से ट्रांसपोर्ट हो रहा था। काकोरी। और ये सब हुआ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ। ट्रेन रोकी गई, चेस्ट निकाला गया, मिशन एग्जीक्यूट हुआ। ब्रिटिश राज के लिए सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, ये चैलेंज था। काकोरी के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का एटीट्यूड एकदम चेंज हो गया। उनका क्लियर डिसीजन था एग्जाम्पल बनाना। अरेस्ट शुरू हुए, सर्विलेंस बढ़ा, केसेस बनाए गए। रामप्रसाद बिस्मिल जानते थे कि यह दिन आएगा। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि वो बच जाएंगे। उनका मानना था अगर मेरी जिंदगी जाती है और देश जागता है तो ये सस्ता सौदा है। ट्रायल के दौरान रामप्रसाद बिस्मिल बिल्कुल शांत थे। ना माफी मांगी, ना डर दिखाया, ना किसी और पर जिम्मेदारी डाली। उनके शब्द क्लियर थे, हमने जो किया देश के लिए किया। यह सिर्फ स्टेटमेंट नहीं था, ये एक स्टैंड था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राम प्रसाद बिस्मिल को डेथ सेंटेंस दी, पर सच ये है कि वो कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। उनकी सोच भगत सिंह तक पहुंची, उनकी क्लैरिटी पूरी एक पीढ़ी में फैली। उनकी लेगेसी ये सिखा गई कि रेवोल्यूशन लाउड होना ज़रूरी नहीं, पर हॉनेस्ट होना भी ज़रूरी है। राम प्रसाद बिस्मिल को जब ये पता था कि उनका अंत नज़दीक है तो उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। वो किसी फिल्म के सीन जैसे इमोशनल नहीं थे, वो बहुत शांत थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इंसान अपना फ़र्ज़ पूरा करके लौट रहा हो। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा अब मेरे साथ क्या होगा। उन्होंने सिर्फ ये सोचा देश का क्या होगा। जेल के उन आखिरी दिनों में रामप्रसाद बिस्मिल लिखते थे। वो अपनी ज़िंदगी का हिसाब नहीं लिख रहे थे, वो देश के लिए एक संदेश लिख रहे थे। उनकी लिखी हुई लाइंस सिर्फ शब्द नहीं थी, वो एक सोच थी जो आगे चलकर हज़ारों लोगों के दिमाग में उतर गई। उन्होंने लिखा, मैं मर रहा हूँ पर मेरा विचार जिंदा रहेगा। ये घमंड नहीं था, ये भरोसा था। जब उन्हें सज़ा सुनाई गई तो उन्होंने कोई अपील नहीं की। उनका मानना था अगर मेरी मौत से देश को ताकत मिलती है तो मैं इसे खुशी से स्वीकार करता हूँ। यह बात समझना जरूरी है। राम प्रसाद बिस्मिल मौत से प्यार नहीं करते थे, वो जिंदगी से प्यार करते थे। लेकिन उन्होंने ये भी माना कि कभी कभी जिंदगी से ज़्यादा कीमती होता है उस जिंदगी का मकसद। उनका शहीद होना एक एक्सीडेंट नहीं था, ये कॉन्शियस चॉइस थी। उन्होंने किसी को मजबूर नहीं किया उनकी राह पर चलने के लिए, बस एक बात छोड़ दी, एक एग्जाम्पल। और वही एग्जाम्पल भगत सिंह जैसे लोगों तक पहुंचा। वही एग्जाम्पल फ्यूचर रेवोल्यूशनरीज के लिए रास्ता बना। अक्सर हम शहीदों को सिर्फ फोटोज और स्लोगन तक सिमिट कर देते हैं, पर राम प्रसाद बिस्मिल की लेगेसी सिर्फ स्टैचू या चैप्टर नहीं है,
उनकी लेगेसी ये है: सोच के साथ एक्शन, जज्बे के साथ डिसिप्लिन और गुस्से के साथ जिम्मेदारी। उन्होंने ये सिखाया कि रेवोल्यूशन का मतलब सिर्फ तोड़ना नहीं, बल्कि कुछ नया बनाना भी होता है। आज जब हम आज़ाद हैं, तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। सवाल ये होना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। आज़ादी सिर्फ एक दिन याद करने की चीज़ नहीं, ये एक जिम्मेदारी है जो हर जनरेशन को उठानी होती है। शहीदनामा सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, शहीदनामा याद दिलाता है। याद दिलाता है उन लोगों को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी छोड़ दी, ताकि हम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी सकें। अगला एपिसोड एक ऐसे फ्रीडम फाइटर पे होगा जिन्होंने बंदूक कम उठाई, पर देश को जोड़ कर रख दिया। एक लीडर जो सिर्फ लड़ा नहीं, इंडिया को एक बनाया। अगर आपको लगता है कि ये कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है, तो इस वीडियो को सिर्फ लाइक या शेयर मत कीजिए, इस सोच को आगे बढ़ाइए। मैं हूँ आपके साथ। यह है शहीदनामा, जहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं, विरासत संभालते हैं। जय हिंद, जय भारत।